नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां भू माफियाओं के खिलाफ चल रहा बुलडोजर, अवैध निर्माण पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। जालसाजी कर सरकारी जमीन को बेच रहे थे भू माफिया। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। अवैध प्लॉटिंग निर्माण को प्राधिकरण ने ध्वस्त किया है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके में अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, यह सिलसिला जारी है और ऐसे में योगी सरकार का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चला है। निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, लगातार बुलडोजर चल रहा है और भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नोएडा के बिसरख से जो मामला सामने आया, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखा जा रहा है कि लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। वहीं देखा गया है कि थाना बिसरख क्षेत्र में चौकी राइज की नाक पर लगातार गरीब लोगों को फंसाया जा रहा था, सरकारी जमीन को बेचा जा रहा था और जिसमें कुछ भूमाफिया जो है लगातार प्लॉटिंग कर रहे थे और कॉलोनी काट रहे थे। वहीं जो देखा गया है कि बुलडोजर चला है, प्राधिकरण की कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें तमाम जो सरकारी जमीन को बेचने वाले जो जिस पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी उसे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। प्राधिकरण के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें देखा गया है कि कुछ जो लोकल के जो दबंग लोग हैं जिन्होंने निर्माण किया और जिन्होंने गरीब लोगों को बेचा है, सूत्रों से ये जानकारी है कि राजेंद्र यादव जो सोरका के रहने वाले हैं, अपने आप को मंत्री कहते हैं, अमित यादव चोटी वाले बहरामपुर के हैं, मेंक यादव है, विकास यादव है, इन लोगों ने इस तरीके से ये जालसाजी की और जालसाजी करने के बाद यहाँ पर निर्माण कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुआवजा उठी हुई जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, उस पर निर्माण किया गया और सबसे बड़ी महज उससे 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, चौकी राइज पड़ती है, उसके सामने ये निर्माण किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार दोबारा से बनी है और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर लगातार बुलडोजर जो है लगातार चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, लगातार अपराधियों की खैर नहीं है, उसी तरीके से जो भूमाफिया है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का पूरी तरह से नोएडा प्रशासन, नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसमें बुलडोजर चलाया गया है और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निशांत हमने ये देखा है कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जाती है, लेकिन किसी तरह लोग इसे दबा लेते हैं इस बात को। लेकिन जब से प्रशासन को निर्देश दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, मुख्यमंत्री ने जब इस पर पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई है, उसके बाद से ही प्रशासन भी एक्टिव हो गया है और प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। ये संदेश है उन लोगों के लिए जो अब भी कहीं ना कहीं कोने में दबे हुए हैं कि नींद से जाग जाओ, अब खैर नहीं है। देखिए, साफ मैसेज है अंशिका कि अगर जो किसी तरीके की निर्माण करते हैं या सरकारी संपत्ति को कब्जा किया जाता है या उस पर कॉलोनी काटी जाती है या उसे बेचा जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं लगातार बुलडोजर चल रहा है। ये डूब क्षेत्र के इलाके के अंदर चौकी राइज पड़ती है, थाना बिसरख क्षेत्र पड़ता है, उसके द्वारा वहां पर कार्रवाई की गई है। लगभग कई बीघे जमीन है जिसकी जो सरकारी संपत्ति थी उस पर प्लॉटिंग की गई, उस पर कॉलोनी काटने के द्वारा कॉलोनाइजर जो है उनके द्वारा ये निर्माण किया गया और कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं खून पसीने की कमाई को डकारा गया और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात की गई है। पुलिस केस भी इस पर किया जाएगा। अभी जो बुलडोजर चलाकर उनको निर्माण को ध्वस्त कराया गया है और साफ यही मैसेज है कि अगर कहीं भी निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है निशांत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो भू माफिया के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई बुलडोजर एक जगह पर मौजूद हैं और यहां पर जो अवैध तरीके से प्लॉटिंग की गई, जमीन पर जो कब्जा किया जा रहा था उसको कब्जा मुक्त कराया गया है। भूमाफिया के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है और जो प्लॉटिंग की गई थी उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो सरकार का बुलडोजर चल रहा है, प्रशासन एक्टिव है और हर जगह पर जाकर देखा जा रहा है कि वाकई में रजिस्ट्रेशन है भी कि नहीं है, या यूं ही इस तरीके से प्लॉटिंग कर ली गई है, या यूं ही इसे यहां पर इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। हर जगह अलग अलग जगहों से तस्वीर भी हम आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे जहां पर बुलडोजर चला है और अब ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख में अवैध प्लॉटिंग हुई और यहां पर बुलडोजर चला है योगी सरकार का।
बिल्डरों की मनमानी पर नकेल कसेगी योगी सरकार। फ्लैट बायर्स के हितों की रक्षा के लिए योगी सरकार गंभीर हो गई है। बिल्डरों की वास्तविक स्थिति का पता लगाएगी सरकार। आखिर क्यों दिवालिया हो रहे बिल्डर, पता करेगी सरकार। बिल्डरों के पास बड़े पैमाने पर खरीदारों के पैसे फंसे हैं। बिल्डरों के दिवालिया होने का प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है। खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार मॉनिटरिंग कराएगी। बिल्डरों की मॉनिटरिंग के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित होगी। दिवालियापन का नाटक करने वाले बिल्डरों पर भी एक्शन होगा, यानी कि अब बिल्कुल भी धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जितने भी बिल्डर्स अपने आप को दिवालिया घोषित कर रहे हैं, उसके पीछे की भी हिस्ट्री सरकार निकलवाएगी। इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी और इस समिति में तमाम लोग मौजूद रहेंगे, अलग अलग विभाग के लोग मौजूद रहेंगे और वो इस चीज को देखेंगे कि क्या वाकई में बिल्डर की हालत खराब है। क्योंकि बिल्डर बायर से पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन फ्लैट के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो बदमाश बिल्डरों की अब खैर नहीं, बिल्डरों की वास्तविकता देखी जाएगी। बिल्डरों के दिवालिया होने का पता सरकार लगाएगी और फिर एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई जाएगी। बिल्डरों के पास जनता की गाढ़ी कमाई फंसी हुई है। कई सारे ऐसे बिल्डर हैं जो जनता की कमाई लेकर बैठे हैं। बड़े बिल्डरों के दिवालिया होने का संज्ञान लिया गया है। इसके साथ ही फ्लैट खरीदारों के हित के लिए काम करेगी सरकार। यानी कि अब नजर है सरकार की उन धोखेबाज बिल्डरों पर जो पैसा तो ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देते हैं। फ्लैट बायर्स के हितों की रक्षा के लिए योगी सरकार गंभीर है और इस पर जांच की जाएगी। गाढ़ी कमाई देने के बाद भी लोगों को फ्लैट नहीं मिल रहे हैं। पहले तो वादे कर दिए जाते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। दिवालियापन का नाटक करने वाले बिल्डरों पर नकेल कसेगी सरकार, जिसके लिए पूरे कुंडली को ही खंगाला जाएगा। बिल्डरों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा कि वाकई में बात क्या है, आखिर क्यों दिवालिया हो रहे हैं बिल्डर, ये पता लगाएगी सरकार। बिल्डरों की वास्तविक स्थिति का पता लगाएगी यूपी सरकार। बिल्डरों के पास बड़े पैमाने पर खरीदारों के पैसे भी फंसे हुए हैं, जिसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अगर स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी ग्रामीण सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि गरीबों को योजनाओं का लाभ देना सरकार का काम है। सरकार इसमें पीछे नहीं है। सरकार हर गरीब को आवास आदि योजनाओं का लाभ दे रही है। विपक्ष के लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। बता दें कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम में कार्य करने वाले 12 विभागों में तैयारी की गई है। इस पखवाड़े के अंतर्गत मच्छर जनित और जल जनित बीमारियों की रोकथाम के उपाय किए जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर 30 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसे सीएम योगी बारी बारी से देखा उन्होंने। इस पखवाड़े में स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन, पंचायती राज, नगर विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, सशक्तिकरण, बेसिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग और सूचना एवं प्रसारण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और उद्यान विभाग के माध्यम से कार्य किए जाएंगे। तो कई विभागों के लोग इसमें शामिल होंगे और इस अभियान को शुरू कर दिया गया है। आज से ही सिद्धार्थनगर में शुरू किया गया। फाइलेरिया बल्कि ट्यूबरक्लोसिस को भी पूरी तरह समाप्त करने का एक संकल्प ले लिया है कि अब इन प्रकार की बीमारियों को कहीं भी हम टिकने नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश की धरती पर टिकने नहीं देंगे। और जब स्वास्थ्य की बात होगी तो 5 वर्ष में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज बनाने का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के पास है। हम लोगों ने तो श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की स्मृति में महात्मा बुद्ध की इस पावन धरा पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य भी अपना पूरा कर दिया और पहले सत्र के बच्चे यहां पर एडमिशन ले चुके हैं। ये मेडिकल कॉलेज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत
हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर 33 नए मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया था, जिसमें से हम 17 मेडिकल कॉलेज में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, उनको आगे बढ़ा चुके हैं और अगले 1 वर्ष के अंदर हम लोग 17 से 18 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन की भी समस्या का समाधान हो जाएगा और साथ साथ लोगों को बेहतरीन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा भी यहां पर प्राप्त होगी। और इस दृष्टि से जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, मैं आप सबको भारी बहुमत से विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, गरीब कल्याण के लिए एक बार फिर से अपना आशीर्वाद देने के लिए हृदय से आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने विगत 2 वर्ष के दौरान इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना किया। कोरोना महामारी के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का जो मॉडल खड़ा हुआ, दुनिया ने उसकी सराहना की। बागपत में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई। अभियान को राज्य मंत्री कृष्णपाल मलिक ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर राज्य मंत्री कृष्णपाल मलिक ने कहा कि सरकार ने संचारी रोगों को नियंत्रण के लिए अच्छी पहल की है, जिससे जनता को सीधा फायदा मिलेगा। बता दें कि 13 विभाग एक साथ मिलकर संचारी रोग नियंत्रण के लिए काम करेंगे। बाल विकास विभाग कुपोषित बच्चों को आहार उपलब्ध कराएगा। ग्राम विकास विभाग गाँवों में साफ सफाई का प्रबंध करेगा। हाँ दिनेश सचिन का ये ड्रामा नाच में गाना बंद हो जाए तो कर लेंगे फोटो। सचिन इसी काम में तो माहिर है। संचारी रोग एवं दस्तक अभियान का उद्घाटन आज 2 तारीख को यहाँ पर माननीय मंत्री जी के द्वारा किया ही गया है और मुख्यमंत्री जी द्वारा सिद्धार्थनगर से किया गया है। उनके द्वारा पूरे माह ये चलेगा, 2 से लेकर 30 तक। 15 तारीख से दस्तक अभियान चलेगा। घर घर लोग जाएंगे, देखेंगे कोई बुखार का बीमार तो नहीं है, कोई टीबी का मरीज तो नहीं है, कोई खून का मरीज तो नहीं है। उससे समय जब घर घर जाएंगे किया आदरणीय मुख्यमंत्री ने, उन्होंने जब भी कोई दिक्कत किसी विषय पर आई उसका तुरंत समाधान को तलाश किया। अभी इन दिनों में मच्छरों की वजह से, अन्य जैसा दिमागी बुखार की वजह से बहुत सारी प्रकोप बढ़ता है बीमारियों का, उसे पहले से ही रोकने के लिए एक तरह से अभियान चलाया, जन जागरण चलाया पूरे प्रदेश में, ताकि ये सब बीमारियां बढ़ने से पहले ही उन पर कंट्रोल कर लिया जाए, उन्हें रोक लिया जाए। इसलिए एक नई आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इस पावन मौके पर सीएम योगी ने बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी ने गौशाला पहुंचकर यहां पर गायों को चारा खिलाया। 2 तस्वीर अब आपको हम दिखाएंगे। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। सुबह यहां पर वो पहुंच गए और उन्होंने विधि विधान के साथ बाकायदा यहां पर पहले दिन नवरात्रों के पहुंचकर पूजा अर्चना की, मां दुर्गा का आशीर्वाद उन्होंने लिया। और दूसरी तस्वीर में आपको हम दिखाएंगे कि आखिर कैसे गायों को चारा खिलाते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 2 तस्वीर, पहली तस्वीर में आपने देखा कि आखिर कैसे देवी पाटन मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया और दूसरी तस्वीर में गायों की सेवा की, गायों को चारा खिलाया। तो दोनों ही तस्वीर बहुत खास हैं क्योंकि आज से नवरात्र की शुरुआत है, पहला दिन है। पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। इस सिलसिले में सीएम योगी सबसे पहले मंदिर पहुंचे। अपने दिन की शुरुआत उन्होंने पूजा अर्चना से की। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ माल्यार्पण कर, पुष्प अर्पित कर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया और इसके बाद वो गायों के पास गए, गौशाला गए और गायों को चारा खिलाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने।
क्योंकि गाय प्रिय जानवर हैं योगी आदित्यनाथ के, और उन्होंने गायों की सेवा की, उन्हें चारा खिलाया। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से जताई चुनाव लड़ने की इच्छा। चंपावत से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव हाईकमान के सामने रखूंगा। धामी ने कहा, चंपावत से लड़ने का अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान का होगा। चंपावत से चुनाव लड़ने का मौका मिला तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। विधायक कैलाश गहतोड़ी ने दिया है सीएम को चंपावत से लड़ने का न्योता। बता दें कि खटीमा से कुछ ही दूरी पर चंपावत है। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। अब चंपावत से वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इस पर मुहर आला कमान ही लगाएगा। तो उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। चंपावत से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव हाईकमान के सामने रखूंगा। धामी ने कहा कि जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा, हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। चंपावत से चुनाव लड़ने का मौका मिला तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो पुष्कर सिंह धामी ने अपनी इच्छा जाहिर की है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर चंपावत से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो ये खुशी की बात होगी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि चंपावत से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव हाईकमान के सामने रखूंगा और अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान का ही होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर चंपावत से चुनाव लड़ने का मौका मिला तो मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है। हालांकि चंपावत को ही क्यों चुना गया है, यह भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। मैदान पहाड़ वाली इस सीट को कवर करने में अधिक समय नहीं लगता। 51% मतदाता सिर्फ टनकपुर बनबसा में है। इसके साथ ही जातीय और क्षेत्रीय लिहाज से भी अनुकूल सीट है ये चंपावत। पूर्व फौजियों की बड़ी संख्या है, बीजेपी के लिए लाभदायक है। ये खुद सैनिक परिवार से आते हैं पुष्कर धामी। ये सीट लगातार 2 बार बड़े अंतर से बीजेपी की झोली में गई है। विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सबसे पहले सीट छोड़ने की पेशकश की थी, और इसके साथ ही सीएम धामी की पुराने विधानसभा से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर चंपावत है। मैदान पहाड़ वाली इस सीट को कवर करने में अधिक समय नहीं लगेगा। तो खास बात क्या है चंपावत को चुनने के पीछे, यह हम आपको बता रहे हैं। तो चंपावत की अगर हम बात करें तो महज 12 किलोमीटर दूर है खटीमा से। चंपावत से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव हाईकमान के सामने रखूंगा, पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है, और आगे जो भी फैसला होगा वो आला कमान का ही होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से उपचुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। बनबसा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पार्टी हाईकमान के सामने वो चंपावत से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखेंगे। हाईकमान का फैसला ही अंतिम होगा। खास बात तो यह है कि सीएम पुष्कर धामी को इस सीट से चुनाव लड़ने का न्योता वर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी पहले ही दे चुके हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि मुख्यमंत्री जहां से भी चुनाव लड़ेंगे विजयी होंगे। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी इसको लेकर अब सामने आने लगी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में इच्छा जाहिर की है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ना चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी नगर पालिका सभागार में पर्यटन सीजन से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और पेयजल लाइन डालने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों का निरीक्षण भी किया। सड़कों की बदहाल हालत को देखकर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और सभी संपर्क मार्गों को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं सेंट मैरी अस्पताल में आउटडोर में चलाई जा रही ओपीडी का भी उन्होंने औचक निरीक्षण किया और ओपीडी बंद होने पर नाराजगी जताई, जिसके बाद उन्होंने एसडीएम नरेश दुर्गापाल को ओपीडी में तैनात डॉक्टर के 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए हैं। काम नहीं करेगा तो काम नहीं तो वेतन नहीं।
मतलब डॉक्टर जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, और मुझे को जानकारी दी थी। परसों जो मीटिंग में था, मैंने अधिकारियों को बुलाया था, मुझसे कहा गया था कि सेंट मेरी में ओपीडी चल रही है। आज मैंने अपने एक कार्यकर्ता को वहां पर चेक करने के लिए भेजा और 1 बजे मैं खुद वहां पर पहुंचा। डॉक्टर वहां पर नहीं था। हमने उसका 1 दिन का वेतन काटने के लिए आज कह दिया है, आगे चेतावनी दी है। भविष्य में अगर ऐसी गलती की जाएगी तो उससे बड़ी सजा उसको मिल सकती है। साथ ही हमने सारे विभागीय अधिकारियों को आज यहाँ पर बुलाया था और 15 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हमने कहा है। 15 दिन के बाद मैं रिव्यू मीटिंग लूंगा, क्योंकि टूरिस्ट सीजन यहाँ पर आने वाला है। अगर पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, सड़कें ठीक नहीं होंगी, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं होंगी, तो हमारा टूरिस्ट क्या इंप्रेशन यहाँ पर लेकर जाएगा। पौड़ी में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के तहत कोटसाडा गांव में 15वें वित्त योजना के अंतर्गत प्राकृतिक जल स्रोत का जीर्णोद्धार किया गया है। डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने अपने स्थलीय भ्रमण के दौरान जल स्रोत का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग की सराहना करते हुए कहा कि अन्य स्थानों में भी इस तरह के कामों को जारी रखें, जिससे स्थानीय लोगों और किसानों को पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से भी जल संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पौधों का रोपण भी जल्द किया जाएगा, जिसका लुत्फ पर्यटक उठा सकेंगे। कोर्ट में जो प्राकृतिक जल स्रोत है वहाँ पर कार्य किया गया है, उसको जीर्णोद्धार किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ के जो आसपास के ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभा के निवासी हैं, वो उसका लुत्फ उठाएंगे और उससे पेयजल की समस्या है, कृषि कार्य है, उसमें उससे मदद मिलेगी। और पर्यटन की दृष्टि से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हर विकास खंड में ऐसा एक पर्यटन स्थल जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, जहाँ पर नैसर्गिक वृक्षारोपण हो, उसका, ताकि लोग वहाँ पर आकर अपना समय बिता सकें और साथ साथ में उससे खेती और जीवन दोनों को उपलब्धता हो सके। कोर्ट में जो मसूरी में राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में मजदूर संघ का वार्षिक सम्मेलन और चुनाव संपन्न हो गया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर रणजीत सिंह और महामंत्री पद पर देवी गोदियाल को चुना गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रणजीत सिंह का कहना है कि मजदूरों में एकता को बनाए रखने का उनका प्रमुख उद्देश्य है। तो वहीं नवनिर्वाचित सचिव देवी गोदियाल ने कहा कि जिस प्रकार से मजदूरों के हकों को मारा जा रहा है और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। ये लगातार विगत वर्षों से मजदूरों के साथ मसूरी में बड़े अन्यायपूर्ण तरीके से उनके आवास छीन लिए गए। उनके रोजगार, रिक्शा और बोझा मजदूरों पर लगातार ही कुछ लॉकडाउन की वजह से, कुछ सरकारी कमियों की वजह से मजदूरों का शोषण होता जा रहा था। इसी क्रम को देखते हुए आगे मजदूरों ने ये तय करा कि आगे संघर्ष करने की आवश्यकता है और मजदूर हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे इन सब लोगों ने, मजदूर संघ के सभी साथियों ने पदाधिकारी बनाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।